जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएससी टिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर अवश्य क्या करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? आंसर करेंगे आर्टिकल 243 सी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान। ऑप्शन बी संघ का नाम और क्षेत्र। ऑप्शन सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ऑप्शन डी पंचायत की संरचना। तो सिंपल सा सवाल है, अनुच्छेद 243 सी का संबंध किससे है? तो याद रखना है, आप जानते हैं कि अनुच्छेद 243 में पंचायती राज सिस्टम से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। आपको पता होगा अनुच्छेद 243 क से मूर्धन 9 तक, अनुच्छेद 243 क से मूर्धन 9 तक पंचायती राज सिस्टम से संबंधित प्रावधान को बताया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 243 सी में पंचायत के संरचना के बारे में बताया गया है, पंचायत के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 243 सी पंचायत की संरचना से संबंधित है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? तो याद रखना है अनुच्छेद 243 क से मूर्धन 9 तक पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 सी में पंचायत की संरचना के बारे में बताया गया है। अगर आपसे पूछे आर्टिकल 243 क, आर्टिकल 243 क का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्राम सभा। आपसे पूछेगा ग्राम सभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे ग्राम सभा का उल्लेख आर्टिकल 243 क में है। ग्राम सभा का उल्लेख अनुच्छेद 243 क में है, याद रखेंगे। अगला पूछेगा आपसे कि पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में बताया गया है? पंचायत का गठन, ध्यान देंगे, पंचायत का गठन पूछेगा तो याद रखना है पंचायत का गठन अनुच्छेद 243 ख, 243 ख के तहत या फिर 243 बी, याद रखेंगे आर्टिकल 243 बी के तहत पंचायत के गठन का प्रावधान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पंचायत की संरचना पूछेगा तो याद रखना है 243 सी पंचायत की संरचना का उल्लेख करता है, इंपॉर्टेंट है। अगला आपसे पूछ सकता है 243 डी, आर्टिकल 243 डी में क्या है? आर्टिकल 243 डी में क्या है? तो याद रखना है कि इसमें आरक्षण का प्रावधान जो है, तो स्थानों का आरक्षण, सीटों का जो आरक्षण है, ठीक है, तो याद रखना आरक्षण। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पंचायत में सीटों का आरक्षण, याद रखेंगे पंचायत में सीटों का आरक्षण। ठीक है, पंचायत में सीटों का आरक्षण किस आर्टिकल में कहा गया है? तो अनुच्छेद 243 के डी में, याद रखना है पंचायत में सीटों के आरक्षण को बताया गया है। अगला एक इंपॉर्टेंट पूछता है 243 जी, ये इंपॉर्टेंट है। 243 जी आपको बताना है 243 जी में क्या है? तो पंचायत की शक्ति, अनुच्छेद 243 सी में क्या है? सी में याद रखना है पंचायत का संरचना, और जी पूछेगा तो पंचायत की शक्ति। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 243 जी में क्या है? तो याद रखना है अनुच्छेद 243 जी में पंचायत की शक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, पंचायत का निर्वाचन पूछेगा तो 243 के, ठीक है, आर्टिकल 243 के में क्या है? पंचायत का निर्वाचन। तो जितना भी इंपॉर्टेंट है सारा आपको बता दे रहे हैं। अनुच्छेद 243 के बोलेगा तो अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत का क्या होता है? चुनाव, पंचायत का निर्वाचन। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। पूछेगा अगर कि पंचायत में निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 243 के तहत पंचायत के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान को बताया गया है। अनुच्छेद 243 के पंचायत का निर्वाचन याद रखेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 243 सी का संबंध किससे है? स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत से, याद रखेंगे। अब यहाँ से और भी सवाल क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है? तो आपसे पूछेगा कि पंचायती राज सिस्टम किस भाग में है, किस अनुसूची में है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि पंचायत
राज सिस्टम जो है, पंचायती राज सिस्टम भाग 9 में उल्लेखित है। किस भाग में? भाग 9 में उल्लेखित है पंचायती राज सिस्टम। अनुच्छेद पूछेगा तो आर्टिकल 243 क से मूर्धन्य, आर्टिकल 243 क से मूर्धन्य। अगला पूछेगा कौन सा अनुसूची, तो अनुसूची याद रखना है 11। अनुसूची 11 में पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया है ना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अनुसूची 11 में पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 ईस्वी में। ठीक है, तो भाग 9 में पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख है, अनुच्छेद 243 क से मूर्धन्य तक। अनुसूची 11 में पंचायती राज सिस्टम को जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1993 ईस्वी में, याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि हम लोग पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखेंगे कि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, इसलिए 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाते हैं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पंचायत से जुड़ा हुआ कुछ समिति भी आपसे पूछ सकता है, जैसे अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, इस तरह का सवाल बनता है। तो याद रखिएगा 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था, और बलवंत राय मेहता समिति पंचायत की त्रिस्तरीय ढांचा को बनाए रखने का बात कहता है, याद रखेंगे। तो बलवंत राय मेहता समिति का स्थापना 1957, याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, याद रखेंगे। अगला पूछ सकता है GV.K. राव समिति, तो GV.K. राव समिति याद रखना है, इसका गठन 1985 में हुआ था। GV.K. राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। अगला पूछेगा लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन 1986 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से आपका समझ में आ गया, सिंपल सा क्वेश्चन है। अनुच्छेद 243C का संबंध किससे है? स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत, आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछेगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आप जानते हैं अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21 में, तो याद रखना है अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अगला पूछेगा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान, ये किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 21 के क में कहा गया है, 21 के 1 में कहा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और अगला है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? तो सिंपल सा सवाल है, आप बता देंगे कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो आर्टिकल 1 आप जानते हैं, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में। ठीक है, आर्टिकल 1, तो याद रखना है आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, याद रखेंगे। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो इस सवाल को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, अब इनकी कुल संख्या 10 है किंतु मूलतः यह 6 थी। ऑप्शन बी, यह 2 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन डी, नीचे दिए गए कूट का मतलब 2 ऑप्शन दिया है और उसको दोनों कूट को देख के हमको आंसर करना है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पूछेगा कितने सदस्य होते हैं, अस्थायी सदस्य पूछा है, तो आप जानते हैं कि वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। मूलतः कितना था? मूलतः 6 अस्थायी सदस्य देश था, तो ये भी आपका सही है। अगला ऑप्शन है, अब केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं, तो बिल्कुल सही। आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होते हैं केवल 2 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, याद रखना है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा। तो कहाँ लिखा है वो? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फिर से इसको हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या क्या और सवाल बनेगा। तो पहला सवाल याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, याद रखेंगे, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल बोलेगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कुल कितना सदस्य देश है? 15। कुल 15 सदस्य है, कुल 15 सदस्य देश।
ठीक है, कुल 15 सदस्य देश होता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जिसमें 10 अस्थायी होता है। पूछेगा अस्थायी कितना होता है, तो 10 अस्थायी सदस्य होता है और 5 अस्थायी सदस्य होता है। 5 अस्थायी सदस्य देश, ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य देश है। तो ये आपको याद रखना है, पूछेगा एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं, याद रखेंगे। अगला पूछ सकता है 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं। 5 अस्थायी देश कौन कौन सा है इसका सदस्य, तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन है। तो याद रखना है अमेरिका, रूस, कमेंट करें कौन कौन सा है, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है, तो ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है, सभी को पता होना चाहिए। तो ये भी आप याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही हो गया कि अब इनकी कुल संख्या 10 है, पहले ये 6 था। अगला है केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए अस्थायी सदस्य देश निर्वाचित होते हैं, बिल्कुल सही। याद रखना है कि अस्थायी सदस्य देश जो हैं केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है, याद रखेंगे। अब यहाँ से और भी सवाल बन सकता है, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। तो आप जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है, याद रखेंगे। एक और सवाल यहाँ से बहुत अच्छा बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो याद रखना है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश भाषा को भी मान्यता प्रदान किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। इसके अलावा चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश भाषा को भी मान्यता प्राप्त है, याद रखिएगा। तो यहां आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है। ऑप्शन ए राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन सी विधानसभा के सदस्य, ऑप्शन डी विधान परिषद के सदस्य। तो आंसर करें आप लोग। उपराष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, याद रखेंगे। अनुच्छेद 63 के माध्यम से उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो अगर आपसे पूछे उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के माध्यम से बताया गया है, तो आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद को बताया गया है, अनुच्छेद 63। ठीक है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद को बताया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे। अब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित याद रखना है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी राष्ट्रपति की भांति अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से होता है, परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से इसका निर्वाचन भिन्न होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एक तरफ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो याद रखना है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 और 2 जहां है ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा इसका। आप याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति से सवाल पूछेगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा का
निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछ सकता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ठीक, अगला पूछ सकता है 2 बार उपराष्ट्रपति कौन कौन बने हैं? तो याद रखिएगा डॉक्टर हामिद अंसारी और डॉक्टर राधाकृष्णन जी 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार उपराष्ट्रपति बने, डॉक्टर हामिद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग का उपयोग करते हैं, अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है। तो आपसे पूछेगा उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित किया जाता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, याद रखेंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? आपको बताना है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन ए 22 जुलाई 1946, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1947, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया आपको बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया? तो आप जानते हैं 22 जुलाई 1947 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी 22 जुलाई 1947। याद रखेंगे राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, याद रखेंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया। अगला सवाल बोलेगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? दोनों याद रखना है। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया। तो ये सवाल भी याद रखना है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया कब? तो याद रखना है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया गया। और साथ ही साथ याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था इनका। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इस सवाल का आपका आंसर होगा 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकारा गया। अब यहाँ से बहुत सारा सवाल बनता है, जैसे आपसे पूछता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप जानते हैं कि संविधान सभा का जो विचार है किसके द्वारा दिया गया था? तो मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। याद रखेंगे संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले 1934 ईस्वी में वामपंथी नेता MN रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा दिया गया था। और पूछेगा संविधान सभा का गठन, आप जानते होंगे कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर हुआ था संविधान सभा का गठन। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। याद रखेंगे कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, याद रखेंगे। ठीक है, तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था। याद रखेंगे कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, कौन कौन? तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, याद रखेंगे। अगला सवाल बनेगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, याद रखेंगे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो अगर आपसे पूछेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब बने? 11 दिसंबर 1946, याद रखेंगे। संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो HC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया था, याद रखेंगे। BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, याद रखेंगे। BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो यहां से इतना सवाल आप याद रखेंगे। तो सेशन को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया?
तो आपको बताना है कौन सा ऐसा चार्टर अधिनियम है जिसके तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। ऑप्शन ए 1793 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन डी 1853 का चार्टर अधिनियम। तो फटाफट आंसर करें, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। ठीक है, भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था किस चार्टर अधिनियम के तहत। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी में है, तो याद रखना है सी। ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम याद रखेंगे। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। अब ये जो चार्टर अधिनियम है 1833 का, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत सारा सवाल आपका एग्जाम में बनेगा। एक तो याद रखना है कि भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाए 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। यानी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया, याद रखेंगे। दूसरा सवाल क्या बनेगा यहां से इंपॉर्टेंट, आप जानते होंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल के जी मतलब गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस सवाल को आप याद रखिएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा किस अधिनियम द्वारा। तो याद रखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और आपको याद रखना होगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो याद रखना है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, उन्हें 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत का पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, तो यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए, तो अगला सवाल देखते हैं, आंसर हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है, आंसर करेंगे सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी CAG। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। तो फटाफट आंसर करेंगे, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है। तो आपका सही आंसर होगा CAG। ठीक है, CAG जो होते हैं सार्वजनिक धन के संरक्षक होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना है CAG। ठीक है, तो CAG याद रखना है सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। अगला यहां से और सवाल क्या बन सकता है, किस अनुच्छेद में CAG का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो आप जानते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 से 151 तक किया गया है ना। तो CAG का उल्लेख कहां से कहां तक किया गया है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 तक। ठीक है, 148 से 151 तक CAG से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रावधान को बताया गया है। तो 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से जुड़े हुए तथ्यों को बताया गया। अगला सवाल पूछेगा कि CAG की नियुक्ति कौन करता है। तो आप जानते होंगे कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। याद रखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। तो ये सब सवाल पूछ सकता है, नियुक्ति किसके द्वारा, तो लिख देते हैं हम नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कैग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल कितना होता है, 6 साल या 65 वर्ष। तो कार्यकाल याद रखना है 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो। अगला पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, यानी याद रखना है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिटायरमेंट के बाद कोई भी पद धारण नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और याद रखना है कि इनको सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक किसको कहा जाता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, कार्यकाल 6 वर्ष होता है, याद रखेंगे। ठीक है,
तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन लिखा है लोक लेखा समिति। ठीक है, तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, अगर आपको पता होगा लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं तो फटाफट आप कमेंट कर दीजिएगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो याद रखना है लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य। जैसे जैसे बता रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंट है सब बता दे रहे हैं। ठीक है, कुल कितना सदस्य है, इसमें 22 सदस्य होता है। प्राक्कलन समिति में कुल 22 सदस्य होता है, जिसमें से 15 जो होता है लोकसभा से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। 15 लोकसभा से होता है और 7 राज्यसभा से होता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है लोक लेखा समिति को। याद रखेंगे, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं और इनका कार्यकाल कितना होता है, 1 साल। समझ में आया? तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 साल होता है, याद रखेंगे। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। समझ में आया? यह भी याद रखना है कि लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है। ठीक, अच्छा, यहाँ पे प्राक्कलन समिति लिखा है, तो प्राक्कलन समिति से भी सवाल बनता है एग्जाम में कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा एक बार आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति में याद रखना है 30 सदस्य होते हैं और 30 का 30 जानते हैं आप लोग लोकसभा से होता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है केवल लोकसभा से सदस्य होता है, केवल लोकसभा सदस्य। तो पूछेगा कौन सा ऐसा समिति है जिसमें सारे के सारे लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल लोकसभा से सदस्य चुने जाते हैं। तो याद रखना है कि प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है, याद रखेंगे। और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष लोकसभा स्पीकर के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक धन का संरक्षक, CAG, ऑप्शन नंबर डी। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निम्नलिखित में से किनके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किनके द्वारा निर्वाचित किया जा सकता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, तो फटाफट आंसर करेंगे। आपको पता होगा अगर क्वेश्चन पूछता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा अगर संघ का पूछता है, देखिए यहाँ राज्य पूछा है लेकिन हम संघ बता रहे हैं पहले, क्योंकि दोनों चीज जानना आपको जरूरी है। अगर पूछेगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। सवाल ध्यान से सुनिएगा, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखना है अध्यक्ष एंड सदस्यों की नियुक्ति। अब यहाँ पे लिखने में ही थोड़ा सा हमको दिक्कत हो जाता है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो याद रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। और यह भी याद रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये तो संघ का बात किए अभी हम लोग। अब यहाँ देखिए राज्य लोक सेवा आयोग लिखा है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। पहले नियुक्ति पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे कि कौन उसको हटा सकता है। ठीक है, तो पहले नियुक्ति पढ़ते हैं हम लोग। तो संघ लोक सेवा आयोग का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन पूछेगा राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राज्यपाल द्वारा। समझ में आया? तो याद रखना है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। तो अगर पूछे राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, लेकिन
याद रखना है कि अगर आपसे पूछे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है, तो राज्यपाल के पास पावर नहीं है हटाने का। राज्यपाल सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को चुन सकता है, लेकिन हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। तो किसके पास ये पावर है? राष्ट्रपति के पास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कंफ्यूज नहीं करना है, फिर से बता रहे हैं आपको अगर पूछेगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है, यह अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और याद रखिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक होता है, याद रखेंगे। और अगर पूछ लिया आपका संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल, तो याद रखिएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु के लिए होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? इनमें से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी सिंचाई। तो इनमें से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो आप बताएंगे राज्य सूची का विषय कौन सा नहीं है। तो कृषि आप जानते हैं कि राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय, वन राज्य सूची का विषय, सिंचाई राज्य सूची का विषय है। लेकिन अगर हम लोग समाचार पत्र का पढ़ें तो समाचार पत्र आप जानते हैं समवर्ती सूची का विषय है, कनकरेंट लिस्ट का विषय है समाचार पत्र। तो समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है, समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय क्या क्या है, तो यहां से इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा और इसको सुधार करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। लेकिन आपको एक संविधान संशोधन याद होगा, पूछता है जैसे कि 42वां संविधान संशोधन आपको पता होगा। 42वां संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा जो है, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन शिक्षा को क्या किया गया, समवर्ती सूची में डाल दिया गया 42वां संविधान संशोधन द्वारा। वैसे ही आपको याद रखना है, ये जो हम लोग वन देख रहे हैं, वन, ये जो वन देख रहे हैं, तो वन याद रखना है पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन बाद में वन को क्या किया गया, समवर्ती सूची में रख दिया गया। तो ये इस हिसाब से तो ये दोनों आपका समवर्ती सूची में आ जाएगा अभी के क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन इस तरह दिया है, तो इसको आप सुधार लीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि राज्य सूची का विषय नहीं है, तो यहाँ पे वन की जगह कोई और ऑप्शन अब देगा। ठीक है, तो अब यहाँ से याद क्या क्या करना है, वन जो है समवर्ती सूची का विषय है, समाचार पत्र आपका समवर्ती सूची का विषय, ये दोनों समवर्ती सूची का विषय है। समझ में आया? तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे ताकि एग्जाम में गलत ना हो। तो वन और समाचार पत्र दोनों समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा, जैसे शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन अभी शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब यहां से और थोड़ा सा हम बता देते हैं, समवर्ती सूची में पूछेगा क्या क्या है, तो शिक्षा समवर्ती सूची में है, वन समवर्ती सूची में है। इसके अलावा याद रखना है वन्य जीवों का संरक्षण समवर्ती सूची में है, समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, कीमत नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय पूछेगा तो आप जानते हैं लोक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, बाजार एवं मेला राज्य सूची का विषय है, गैस शराब आप जानते हैं राज्य सूची का विषय है, मनोरंजन याद रखना राज्य सूची का विषय है। ठीक है, पढ़ा चुके हैं आपको बहुत बार ये हम। संघ सूची का विषय पूछेगा तो आप जानते हैं वैसा विषय जो कि देश के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसको संघ सूची में रखा गया है। तो जैसे कि रक्षा संघ सूची का विषय है, विदेशी मामले संघ सूची का विषय है, नागरिकता संघ सूची का विषय है, युद्ध और शांति संघ सूची का विषय है, बीमा संघ सूची का विषय है, रेलवे संघ सूची का विषय है, रिजर्व बैंक संघ सूची का विषय है। ठीक है, आयकर संघ सूची का विषय है, कृषि को छोड़कर जो आयकर है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है, जनगणना संघ सूची का विषय है, याद रखना है जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि ये दोनों वन और समाचार पत्र दोनों याद रखना है, राज्य सूची का विषय नहीं है, ये दोनों वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, चलिए तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है आधुनिक कंप्यूटर की खोज
सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1972। तो याद रखना है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन ए। चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आप आंसर करेंगे कि चरित्रहीन पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो फटाफट आंसर करें। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो याद रखेंगे, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखित पुस्तक है चरित्रहीन। तो एक तो चरित्रहीन पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। दूसरा आपसे पूछता है देवदास। देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। समझ में आया? तो देवदास और चरित्रहीन पुस्तक के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला पूछता है देवकीनंदन खत्री से पूछेगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखिएगा। एक चंद्रकांता, चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। ठीक है, चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकीनंदन खत्री। यशपाल से पूछ सकता है कि यशपाल जी के द्वारा, ठीक है, यशपाल जी ने कौन सा पुस्तक का रचना किया है? तो याद रखना है दादा कॉमरेड। दादा कॉमरेड के लेखक कौन है? यशपाल। दादा कॉमरेड, याद रहेगा, दादा कॉमरेड। दादा कॉमरेड के लेखक कौन है? यशपाल। दादा कॉमरेड के लेखक कौन है? यशपाल। रामधारी सिंह दिनकर के बारे में तो सभी जानते ही होंगे कि उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। तो चरित्रहीन और देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो चरित्रहीन और देवदास पुस्तक के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जननायक के उपनाम से जाने जाते हैं? इनमें से किनको जननायक का उपनाम दिया गया है? ठीक है, जननायक। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी रामविलास पासवान जी। तो आंसर करना है जननायक के उपनाम से किसे जाना जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन भी दिया है आपका, जैसे पूछेगा जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है लोकनायक। पूछेगा लोकनायक किनको कहा जाता है? लोकनायक। तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण जी को। समझ में आया? लोकनायक किनको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है। अगला है अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहा गया है? तो जननायक। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी में ही आंसर आ गया आपका। सॉरी, जननायक पूछा है तो जननायक याद रखना है आपका, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। जननायक पूछा है तो जननायक याद रखना है, कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। ठीक है, जननायक किनको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहा जाता है? तो बिहार विभूति कहा जाता है। बिहार विभूति कहा जाता है। बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। ठीक है, तो ऑप्शन को भी ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा मेरे तरह। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। लोकनायक पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, अगला पूछेगा जननायक। जननायक किनको कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार विभूति कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को याद रखेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब यहाँ से थोड़ा और हम इंपॉर्टेंट उपनाम पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछता है आपसे। जैसे देशबंधु पूछेगा, तो देशबंधु आप जानते हैं चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है देशबंधु। पूछेगा देशबंधु किनको कहा जाता है? तो देशबंधु चित्तरंजन दास। दीनबंधु पूछेगा तो दीनबंधु याद रखना है CF एंड्रयूज को। ठीक है, दीनबंधु। दीनबंधु पूछेगा तो CF एंड्रयूज याद रखेंगे। दीनबंधु पूछेगा तो CF एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। अगला पूछ सकता है लोकमान्य, तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? तो आप जानते हैं लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। बंगाल केसरी पूछेगा तो आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है। ठीक है, आशुतोष मुखर्जी को बंगाल केसरी कहा जाता है, याद रखेंगे। बिहार केसरी किसको कहा जाता है? बिहार केसरी तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, याद रखेंगे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी। तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। आंध्र केसरी याद रखेंगे, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। ठीक है,
इसके अलावा पूछेगा बिहार विभूति, तो अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। इसके अलावा शहीद आजम भगत सिंह जी को कहा जाता है। माता वसंत एनी बेसेंट को कहा जाता है। भारत कोकिला किसको कहा जाता है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। ठीक है। विश्व कवि पूछेगा तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को विश्व कवि कहा जाता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को कवि गुरु भी कहा जाता है, याद रखेंगे। तो जननायक के उपनाम से जाने जाते हैं कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी। बिरजू महाराज का संबंध, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपको बताना है पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है। ऑप्शन ए कथकली, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी ओडिसी। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध है कथक से, तो याद रखेंगे कथक के कलाकार पंडित बिरजू महाराज। और क्या क्या सवाल बनेगा? लच्छू महाराज का संबंध किससे है? तो बिरजू महाराज का संबंध है कथक से। लच्छू महाराज का संबंध भी है कथक से। तो बिरजू महाराज और लच्छू महाराज का संबंध है कथक से। इसके अलावा शोभना नारायण, शोभना नारायण का संबंध है कथक से। शोभना नारायण, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? तो याद रखना है शोभना नारायण का संबंध है कथक से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। तो जो भी कथक से रिलेटेड है वो आप याद रखिए। सितारा देवी, सितारा देवी का संबंध किससे है? तो सितारा देवी का संबंध भी कथक नृत्य से है, याद रखेंगे। ठीक है, सितारा देवी का संबंध किससे है? कथक नृत्य से है। तो याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण जी का संबंध किससे है? कथक से है, याद रखिएगा। ठीक है, और पूछेगा कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। सतारिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो सतारिया आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखेंगे। तो कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, कथकली और मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली से सवाल पूछेगा तो कथकली से कौन कौन से महान व्यक्ति जुड़े हुए हैं? तो एक तो याद रखना है उदय शंकर, उदय शंकर जी का संबंध किससे है? उदय शंकर जी का संबंध है कथकली से। ठीक है, उदय शंकर जी का संबंध किससे है? कथकली से, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मृणालिनी साराभाई का संबंध है कथकली से, याद रखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े हुए कौन है? कुचिपुड़ी नृत्य से अगर पूछेगा तो एक तो याद रखना यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है कुचिपुड़ी से, याद रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है कुचिपुड़ी से। राधा रेड्डी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी से। ठीक है, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से। ठीक है, तो राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ओडिसी नृत्य से संबंधित कुछ कलाकार का नाम याद रखना है। ओडिसी नृत्य से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, केलुचरण महापात्र। केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य के गुरु हैं, केलुचरण महापात्र। तो केलुचरण महापात्र का संबंध है ओडिसी नृत्य, केलुचरण महापात्र का संबंध है ओडिसी नृत्य से, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा मोहन महापात्र पूछेगा, मोहन महापात्र का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से, याद रखिएगा। ठीक है, तो केलुचरण महापात्र, मोहन महापात्र का संबंध है ओडिसी नृत्य से, याद रखेंगे। इसके अलावा संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, संयुक्ता पाणिग्राही याद रखना है ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। सोनल मानसिंह ओडिसी नृत्य की कलाकार हैं, याद रखेंगे। तो पंडित बिरजू महाराज याद रहेगा कथक शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हैं पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है वियना में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है, वियना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से आपका सवाल पूछता है कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। जैसे पूछ देगा आपसे कि रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है, याद रखिएगा। इसके अलावा पूछ सकता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। ठीक है, समझ में आया। अंकटाड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, याद रखिएगा।
ठीक है, तो यहाँ से बहुत सवाल आपका बनता है, पूछ देगा। जैसे कि आपका पूछेगा आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आसियान आप जानते हैं, आसियान का पूरा नाम होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एसोसिएशन याद रखना, आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। आसियान का स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। आसियान का केंद्रीय सचिवालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, याद रखेंगे। सार्क का पूछ सकता है, सार्क का फुल फॉर्म होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। सार्क का स्थापना 7 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपको याद करके जाना है। हेडक्वार्टर्स वगैरह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, रेड क्रॉस संस्था का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा रेड क्रॉस संस्था का स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया था। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है, याद रखेंगे। और रेड क्रॉस संस्था इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेड क्रॉस संस्था को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, 1917 में, 1944 में और 1963 में रेड क्रॉस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस संस्था का उद्देश्य है युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना। ठीक है, तो यहां आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का हेडक्वार्टर वियना, ऑप्शन सी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई, आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, आप आंसर करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, 1940 ईस्वी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई। ठीक है, तो याद रखेंगे 1940 ईस्वी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940। ठीक है, 1940 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना। अब यहां से क्या क्या सवाल और इंपॉर्टेंट बनेगा, जैसे आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसरो का स्थापना कब हुआ था, सभी जानते होंगे। इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में ही हुआ था, तो रिलेट कर लेंगे 1969 में इसरो का स्थापना। डीआरडीओ का स्थापना पूछ देगा अगर, तो आप जानते हैं डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, 1958 में डीआरडीओ का स्थापना हुआ था, है ना। तो अगर पूछे डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, तो 1958 में डीआरडीओ का स्थापना किया गया था। इसरो का स्थापना पूछेगा तो इसरो का स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। अगला यहाँ से आपसे पूछ सकता है अंतरिक्ष विभाग का स्थापना कब किया गया था। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी, 1972 में। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये दोनों आपको याद रखना है, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और सवाल याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में वैज्ञानिक, जानते ही आप लोग, डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के नेतृत्व में किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया था। और आपको पता होगा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, याद रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को, याद रखेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारा सवाल यहाँ से बन सकता है आपका, जैसे पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्ट, आप जानते हैं कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट, और आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था, तो आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा पूछ सकता है भारत का पहला संचार उपग्रह का नाम क्या है, आप जानते हैं एप्पल। एप्पल क्या है, भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल। एप्पल कब लॉन्च किया गया था, तो ये भी डेट पूछता है, 19 जून 1981। तो याद रखेंगे भारत का पहला संचार उपग्रह एप्पल कब लॉन्च किया गया, तो 19 जून 1981 को। ठीक है, तो भारत का पहला संचार उपग्रह था एप्पल। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा भेजा गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछता है।
समझ में आया? तो इस तरह का सवाल यहाँ से आपका बहुत सारा बन सकता है। फिर पूछ सकता है राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं, तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष कब गए थे? तो 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने थे। याद रखना है, अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा अंतरिक्ष कब गए थे? 3 अप्रैल 1984 को। ठीक है। इसके अलावा चंद्रयान से सवाल पूछ सकता है कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? तो आप जानते हैं कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 PSLV C11 रॉकेट के माध्यम से छोड़ा गया था, याद रखेंगे। और कहाँ से छोड़ा गया था? तो आप जानते हैं कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था GSLV MK3 M1 रॉकेट के द्वारा। ठीक है, तो GSLV MK3 M1 रॉकेट के द्वारा चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यहां आपको याद रखना है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? तो आपको बताना है किस शासक को शिलादित्य कहा गया है। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। तो शिलादित्य किसे कहा गया है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जानते हैं कि हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है। इसके अलावा याद रखेंगे परम भट्टारक नरेश की उपाधि किसने ली थी? परम भट्टारक नरेश की उपाधि भी हर्षवर्धन के द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे अगर ये पूछेगा कि शिलादित्य और परम भट्टारक नरेश की उपाधि किसने ली थी? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि ली थी, याद रखेंगे। एक और सवाल पूछता है हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया था, और याद रखना हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, तो हर्षवर्धन ने शशांक को हराकर कन्नौज पर अधिकार किया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, याद रखेंगे। एक सवाल पूछता है हर्षवर्धन और किसके बीच एक युद्ध हुआ था? आपको पता होगा हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, है ना। पूछता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था? किस नदी के किनारे? ठीक है, तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था, याद रखना है किस नदी के किनारे? तो नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, कौन जीता था इसमें आप बताएंगे? नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो यानी हर्षवर्धन की हार हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर्षवर्धन हारे थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, हर्षवर्धन की हार हुई थी। क्या हुई थी? हार हुई थी हर्षवर्धन की। ठीक है, तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी, याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था? ह्वेनसांग। आप जानते होंगे कि ह्वेनसांग भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ह्वेनसांग भारत आए थे, याद रखना है। ह्वेनसांग भारत आए थे किनके शासनकाल में? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ह्वेनसांग को नीति का पंडित कहा जाता है, ह्वेनसांग को वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे, जो कि याद रखना है ह्वेनसांग एक चीनी यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल। और भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, जैसे आप जानते होंगे कि वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो याद रखना है वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वान भट्ट क्या थे? दरबारी कवि। तो पूछेगा आपसे कि वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और वान भट्ट ने किसकी रचना की है? तो आप जानते हैं हर्षचरित्र की रचना किसने की है? वान भट्ट। हर्षचरित्र की रचना किसने की है? वान भट्ट। कादंबरी की रचना किसने की है? तो वान भट्ट, आप जानते ही हैं। तो पूछेगा कादंबरी के लेखक कौन है? वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो वान भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वान भट्ट ने हर्षचरित्र और कादंबरी की रचना की है, याद रखिएगा। तो दोबारा इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जो नहीं लिख पाते हैं हम, ठीक है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक है, क्योंकि बोलना और तेजी से लिखने में क्या होता है, कभी कभी गलती भी हो सकता है ना, तो इसलिए बोलते भी हैं, लिखते हैं, और कभी कभी कोशिश करते हैं कि दोबारा भी बोल दें, उससे क्या होगा कि गलती ना हो और आप आराम से उसको लिख भी सकें। ठीक है, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वान भट्ट, और वान भट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना की है, याद रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से रखेंगे, लिखेंगे आप लोग, हर्षवर्धन को क्या कहा गया है, तो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है हर्षवर्धन को। ठीक है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट। ठीक है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया है, तो याद रखेंगे कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, शिलादित्य किसे कहा गया है, हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा गया है, आंसर ऑप्शन डी। किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था, तो आपको बताना है किस वंश के शासनकाल के दौरान तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए चेर वंश, ऑप्शन बी पांड्य वंश, ऑप्शन सी पल्लव वंश, ऑप्शन डी चोल वंश। तो क्या इसका आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो याद रखना है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी पांड्य वंश। ठीक है, याद रखना है पांड्य वंश आपका आंसर हो जाएगा। पांड्य वंश के शासनकाल में तीनों संगम का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि पांड्य वंश के शासनकाल में तीनों संगम का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, तो सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश के शासकों ने शासन किया था, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए गुलाम वंश, ऑप्शन बी लोधी वंश, ऑप्शन सी खिलजी वंश, ऑप्शन डी तुगलक वंश। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन किया था, तो आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था। ठीक है, पूछेगा दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया था, 5 वंश ने। ठीक है, जगह थोड़ा कम है, हम लिख दे रहे हैं और बाकी बोल रहे हैं, तो आप सुनिएगा। 5 वंश ने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। कौन कौन सा वंश शासन किया था, तो एक तो गुलाम वंश, याद रखेंगे, लोधी वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और एक सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश भी याद रखना है, सैयद वंश। तो आपसे पूछेगा कि पूछेगा ऐसे कि दिल्ली सल्तनत पे कितने वंशों ने शासन किया था, तो दिल्ली सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, याद रखेंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछे सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पे किसने शासन किया था, तो सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था तुगलक वंश ने। याद रखेंगे, सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पे कौन सा वंश शासन किया था, तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया था। ठीक है, सबसे अधिक समय तक शासन किया था तुगलक वंश। तो याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन किया था तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुलाम वंश के बारे में पूछेगा तो आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, गुलाम वंश ही था। तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। तो गुलाम वंश 1206 में स्थापित किया गया था और यह 1290 तक चला था। तो याद रखेंगे कि 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था जिसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में की थी। अगला याद रखना है, अगला याद रखिएगा कि गुलाम वंश सबसे पहले शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। गुलाम वंश के बाद आया था खिलजी वंश, और खिलजी वंश याद रखना है 1290 से 1320 तक शासन किया था। तो अब एक और सवाल यहाँ से आपका फ्रेम होता है कि सबसे कम समय तक कौन शासन किया था, कौन सा वंश, तो याद रखना है न्यूनतम समय के लिए यानी सबसे कम समय के लिए क्या था, खिलजी वंश। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, सबसे कम समय के लिए सबसे कम समय शासन कौन किया था, दिल्ली सल्तनत पे। तो याद रखिएगा, ऐसे लिखिएगा, दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय के लिए शासन कौन किया था, तो याद रखना है खिलजी वंश। यहाँ पूछा है सर्वाधिक, सर्वाधिक पूछेगा तो तुगलक, लेकिन सबसे कम पूछेगा तो खिलजी। समझ में आ रहा है, तो याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक, और तुगलक का पूछेगा तो तुगलक सबसे अधिक समय तक शासन किया 1320 से लेकर 1414 तक, याद रखेंगे। अगला हो जाएगा आपका सैयद वंश। तो सैयद वंश का पूछेगा शासनकाल, सैयद वंश। तो सैयद वंश आपको याद रखना है कि 1414 से 1451 तक, 1414 से 1451
1451 तक सैयद वंश ने शासन किया था। ठीक है, 1414 से 1451 तक सैयद वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन था? तो आप जानते हैं, पूछेगा दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश। तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश था और लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। याद रखेंगे, समझ में आया? तो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश पूछेगा तो गुलाम वंश, और दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश पूछेगा तो लोधी वंश। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, जब अंतिम पढ़े तो पहला भी पूछ सकता है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला अंतिम वंश लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किया था। आपको पता होगा कि पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था और पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया था और वहां से लोधी वंश समाप्त हो जाता है और मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुगलक वंश। तो क्लास को फटाफट एक बार आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। खतौली का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है कि खतौली का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। पहला सवाल, तो खतौली का युद्ध आपको याद रखना है दो व्यक्ति के बीच हुआ था, एक तो इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था और कौन जीता था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था, किसने हराया था? राणा सांगा ने। तो कुल मिला के आप याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हराया था। ठीक है, यानी इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो अगर उस तरह याद रखिएगा तो हो सकता है पूछेगा कौन जीता, तो आप नहीं आंसर कर पाएंगे, इसलिए इस लाइन को आप याद रख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। पूछेगा कि खतौली का युद्ध में किसने किसको, आप ऐसे याद रखेंगे कि खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हराया था। इसका मतलब हो गया कि खतौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसने जीता था? तो राणा सांगा जीता था, इब्राहिम लोदी हारा था। समझ में आया? तो याद रखना है कि 1518 में खतौली का युद्ध हुआ था। 1518 के खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने हराया था। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो आपको बताना है किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। ठीक है, तो फारसी भाषा में उपनिषदों का अनुवाद किसके समय में किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा शाहजहां। तो याद रखेंगे शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। अब इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से आपसे फ्रेम कर सकता है ना, आपसे ऐसे पूछ देगा कि शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो शाहजहां का एक बेटा था दारा शिकोह, जो कि बहुत विद्वान था। दारा शिकोह, औरंगजेब भी इसी का बेटा था, शाहजहां का ही। लेकिन औरंगजेब के बारे में आप जानते हैं कि औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना लिया था। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने अपने पापा शाहजहां को बंदी बना लिया था। बुढ़ापे में बंदी बना लिया था शाहजहां को औरंगजेब ने, और बाद में औरंगजेब के कारण जेल में ही इनकी मृत्यु होती है शाहजहां की। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि शाहजहां का बेटा कौन कौन था। एक तो दारा शिकोह याद रखना है और एक औरंगजेब, दोनों से बनता है सवाल। तो दारा शिकोह किसका पुत्र था? तो शाहजहां का पुत्र था दारा शिकोह, और शाहजहां का ही पुत्र था औरंगजेब। ठीक है, तो याद रखना है कि शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। दारा शिकोह ने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया था। याद रखेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। और आप जानते हैं कि शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनाया, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल इत्यादि का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? आपको बताना है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना इनमें से किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप याद रखिएगा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे।
और बाल गंगाधर तिलक, याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। पूछता है ये सवाल बहुत ज़्यादा, गणपति महोत्सव की शुरुआत मुंबई में किसने की थी? तो गणपति महोत्सव की शुरुआत 1893 में, याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा मुंबई में किया गया था। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 ईस्वी में मुंबई में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। तो गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है, याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था, याद रखेंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक उग्र विचारधारा से प्रभावित थे, ठीक है, उग्र विचारधारा से प्रभावित थे बाल गंगाधर तिलक। और याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक पत्रिका का संपादन किया था। यह भी बहुत पूछता है कि मराठा और केसरी नामक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी नामक पत्रिका का संपादन किया था, याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।